हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद श्रीधम एंड वेलकम टू रिपब्लिका। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर। एक इफेक्टिव आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं मेंस की बातें कर रहा हूं और कोई भी मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वह यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या कोई भी एग्ज़ाम्स हो जहां पर सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चंस होता है, उस संदर्भ में मैं बातें कर रहा हूं। तो अभी बीपीएससी 65th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके विशेष संदर्भ में बाकी सारे एग्ज़ाम्स में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो एक अच्छा आंसर राइटिंग मेंस में एक हमेशा से एक कॉम्प्लिकेशन रहा है कि क्या क्या लिखा जाए, क्योंकि पीटी और मेंस में बेसिक डिफरेंसेज हैं। पीटी क्या है? आपके नॉलेज का, आपके इंफॉर्मेशंस का, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स का वह टेस्ट है। बट मेंस में इतना ही नहीं है। नॉलेज तो है, नॉलेज का टेस्ट होता है, बट नॉलेज के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका चेक वहाँ पर होता है। और अगर आप उन सारी चीज़ों को आप समझ जाते हैं, ये टोटली आर्ट्स की तरह है, कला है। उस कला को समझना होगा। नॉलेज के साथ साथ कला यानी आंसर राइटिंग कैसे की जाए, किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, यह समझना ज़रूरी है। और अगर आप इसे समझ जाते तो जो आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज में भी बेहतर आप वहाँ पर परफॉर्म करके बेहतर मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं डायरेक्ट इस पर डिस्कशन करें। एक महत्वपूर्ण चीज़ें कि रिपब्लिका का सारी चीज़ें आपको रिपब्लिका आईएएस के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत ही कम चीज़ें डाल पाता हूँ, तो रिपब्लिका आईएएस के ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशंस किसी भी एग्ज़ाम्स के संदर्भ में आपको मिलती रहेगी। खासकर जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, यूपीएससी का ईपीएफओ वगैरह है। ठीक है, तो इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के। ठीक है, अब आइए कि डिस्कशन हम लोग करते हैं कि क्या इफेक्टिव आंसर में होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वह एक साइंटिफिक आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और साइंटिफिक आंसर होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चंस की डिमांड्स को आप समझें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस की समझ पैदा करें आप। ठीक है, मैक्सिमम केस में होता है कि क्वेश्चंस की समझ हमें नहीं होती है, क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहा है आप उसको समझ नहीं पाते हैं। मैक्सिमम केस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसका क्वेश्चंस एकेडमिक एग्जाम से भिन्न होता है। एकेडमिक एग्जाम्स में टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं होता है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस एक नए एंगल से, नए डायमेंशन से डाला जाता है हमेशा। तो कुछ न कुछ उसमें चेंजेज वर्ड्स का, उसकी जो डिमांड होती है वह टॉपिक वही रहेगा, बट किसी खास एंगल से क्वेश्चन बना दिया जाता है या फिर उसमें एक टेल क्वेश्चन डाल दिया गया। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि हम लोग कहीं न कहीं हम वही डालते हैं जो हमने कहीं बुक्स में पढ़ा है, नोट्स में पढ़ा है, और उसी ढंग से हम लिख डालते हैं। ठीक है, एक तरह से हम कहीं न कहीं चुनौती देते हैं कि तुमको जो पूछना है पूछो, हम वही लिखेंगे जो हम जानते हैं या जो हमने अपने बुक्स में पढ़ा है, नोट्स में पढ़ा है। तो बुक हमेशा बुक्स फॉर्मेट में लिखा जाता है, नोट्स भी अपने ढंग से, उसकी भी लिमिटेशन है। यहाँ पर रेडीमेड आंसर चीज़ें नहीं चलेगी। जो क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है उसकी सबसे पहली बातें हैं कि उसकी समझ बनाइए कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस के हर एक कीवर्ड को, जो भी कीवर्ड उसमें आए, कीवर्ड को क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है। जो भी कीवर्ड्स आवे
हो सकता है इसमें 3, 4, 5 कीवर्ड्स हो, तो सारे कीवर्ड्स को आप फाइंड आउट कर लेंगे और फिर कि क्या हमें लिखना है, क्या इसकी डिमांड है। तो पहली आपकी आवश्यकता यही है। ऐसी कोई चुनौती आप कमीशन को नहीं देंगे, ठीक है, कि अब तुमको जो पूछना है पूछो, हम वही लिखेंगे जो हम जानते हैं। या फिर टॉपिक देखते ही अरे आगे आ गया, तो वो टॉपिक आ गया। और टॉपिक वहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉपिक को किस एंगल से पूछा गया है यह इम्पोर्टेंट होता है, तो वह समझना होगा। यह समझ बनाने के बाद जो सेकंड चीज़ें हैं कि जो भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में उसको मैथ की थ्योरम की तरह आप लें। एक रिजोल्यूशन, एक संकल्प प्रस्ताव और पूरे आंसर आपका उसी के इर्द गिर्द होगा। लास्ट में आप उसको प्रूव करेंगे। जो एक संकल्प प्रस्ताव होगा, जो एक रिजोल्यूशन होगा, उसको लास्ट में सिद्ध किया कि प्रूव किया कि, है ना, मैथ की थ्योरम की तरह। तो पूरी की पूरी आंसर आपकी इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्वेश्चंस की समझ अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात है कि उसे आपने मैथ की थ्योरम की तरह चीज़ों को, जैसे मैथ में बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है अगर आपने सही उसका सॉल्यूशन डाल दिया, आंसर लिख दिया, तो अच्छा मार्क्स आता है, कटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सेम चीज़ आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है, भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं। जो पूछा जाए उतना ही डालना है, न कम न ज़्यादा। जितने भी कीवर्ड्स हो उसको प्रूव करते जाइए। मुश्किल से 4, 5, 6 कीवर्ड्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसी के इर्द गिर्द आपका आंसर हो, तो बिल्कुल ही एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका आंसर होगा, एक बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो मैथ की थ्योरम की तरह हो गया, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपका कंटेंट होगा। कंटेंट्स तो अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए उस पर्टिकुलर उस टॉपिक्स का जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अब जो कंटेंट्स होगा उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले स्टार्टिंग में ही अपने आंसर को कई पार्ट में आप बांट लें। हो सकता है कीवर्ड्स के आधार पर, क्वेश्चंस की समझ के आधार पर इसे आप 6 भाग में, 7 भाग में ऐसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है। और फिर एक एक पैराग्राफ में मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चंस का कारण पूछ रहा है, पहले आप कुछ बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर कारण लिखेंगे, फिर उसका क्या इफेक्ट रहा है, इफेक्ट है, या उसका क्या नेचर्स है, ये सारी चीज़ें, मतलब इसकी क्रिटिसिज्म वाली चीज़ें हैं। फिर लास्ट में कुछ करंट से चीज़ों को रिलेट करके, ठीक है। इस टाइप से किसी भी क्वेश्चंस की लगभग यही सारी पहलू बनता है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, बहुत ही डेप्थ में जाकर के देखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अगले क्लास में हम लोग फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी मैं इसको शॉर्ट में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन के जितना पहलू बन सकता है उसको आप पहले ही फाइंड आउट कर लीजिए। एक तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट आपको लिखना ही होगा, जो बैकग्राउंड कह लें या फिर स्टार्टिंग कह लें, ठीक है, भूमिका कह लें, और एक आपका कंक्लूजन वाला पार्ट होगा, है ना, एक कंक्लूजन वाला पार्ट होगा, चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। बीच में जो उसकी डिमांड हो रही है, क्या कारण है, क्या परिणाम है, क्या नेचर्स है, ठीक है, क्या सफलता असफलता, जो भी चीज़ें होगा, या कोई टेल क्वेश्चन है बन गया है तो उसको भी आप करेंगे। ऐसा नहीं कि टेल वाला पार्ट ऐसे ही डाल दिया जाता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो और लास्ट में करंट से कोरिलेट करेंगे, क्या उसका रिलेवेंसी है। तो इस सारी चीज़ को आप ब्लूप्रिंट आप पहले बना लेंगे, ठीक है, अपने आंसर में, आंसर के लिए ब्लूप्रिंट, और हर एक को एक एक पैराग्राफ में आप इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। बेहतर है कि उसको आप स्टार्टिंग में ही बना लें। अगर आप कॉपी पर नहीं बनाते हैं तो दिमाग में कम से कम जरूर बना लें। इससे आप
अपने लिए भी क्लियरिटी होगी और एग्जामिनर्स के लिए भी क्लियरिटी होगी कि वह देखते ही समझ जाएगा कि अच्छा इसके आंसर में ये सारे चीज़ों को डाला गया है, इतने पहलुओं को, इतने डायमेंशंस को डाला गया है। ठीक है, अब है कि यह मोटा मोटी यह जो फ्लो चार्ट, स्टार्टिंग वाला जो फ्लो चार्ट आपका होगा किसी क्वेश्चंस का, तो आप मान के चलिए कि लगभग वह 8 होगा। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग वाला हो गया जो बैकग्राउंड है, भूमिका है आप जो लिख रहे हैं, और एक कंक्लूजन वाली चीज़ें हो गई, बीच में आप 6 चीज़ों को आप डालिए, तो टोटल 8 हो गया मोटा मोटी, एक आइडियल फॉर्मेट में मैं बता रहा हूँ। और हर एक को आप 8 है तो इसको 4 पेज में लिखने का कोशिश आप कर सकते हैं, यानी एक पेज में 2 पैराग्राफ। ठीक है, तो एक एक पैराग्राफ में आपको सारा 8 चीज़ है, 8 को आप 8 पैराग्राफ में लिखें, यानी और एक पेज में 2 पैराग्राफ को आप रखिए, तो इस ढंग से 4 पेज में आपका 8 पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आंसर को बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज करके पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि नहीं हमें आंसर ऐसे लिखना है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अभी तो मेरी बातें बहुत कुछ थ्योरेटिकल लग रही होगी आपको, लेकिन प्रैक्टिकली क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस को ले करके फिर हम इस पर उतरेंगे, इसको हम आजमाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन की चीज़ें हो गई। तो ये साइंटिफिक जो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस, ट्रीट एज ए मैथ थ्योरम एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ द कंटेंट और नॉलेज और इंफॉर्मेशंस, तो 3 चीज़ें हैं। अगली चीज़ें जो एक महत्वपूर्ण है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वह है, अच्छा इसमें फ्लो वगैरह सारा आ जाएगा, जो प्रेजेंटेशन में ही फ्लो वगैरह है सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अगली चीज़ें हैं रियलाइजेशन, मतलब एग्जामिनर्स को रियलाइज करा दीजिए, या फिर आप अपने स्तर पर भी चीज़ों को एक रियलिस्टिक चीज़ें जो है, जो यथार्थता की जो चीज़ें हैं, यानी क्वेश्चंस का जो आप आंसर लिखेंगे तो उसमें थोड़ी सी ओरिजिनलिटी वाली चीज़ें, आपने कुछ चीज़ें देखा है, अनुभव किया है, कुछ एक्सपीरियंस रहा है, अपनी भाषा में अपने अनुभव के साथ उसको रखने का आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वह काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि सब लोग ऐसा करेंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस ढंग से लिखें, तो आपका आंसर कैसे अलग होगा? तो आपका आंसर कुछ आधारों पर अलग हो जाएगा। मान लीजिए 100 लोगों में 25 लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, बाकी लोग नहीं करते हैं, तो बाकी लोग कॉन्टेस्ट में नहीं है। ठीक है, लेकिन 25 लोग कॉन्टेस्ट में आ गए। अब है कि उससे भी हमें अलग करना है, उस 25 में हमें 10 में आना है, और वह 10 है जिसका फाइनल सिलेक्शन होना है 100 में, 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या है कि एक यथार्थवाद की चीज़ें, एक रियल चीज़ों को आप डालिए, अपने अनुभव को डालिए, और यह चीज़ें आपकी साइंटिफिक में इम्पॉर्टेंट होती है, इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट होता है, पॉलिटी में भी इम्पॉर्टेंट होता है, स्टैटिस्टिक्स में इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा उसकी गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो एक उसको अनुभव के यथार्थ के धरातल पर अपने आंसर को लिखिए। एग्जाम्पल्स, जैसे अगर बीपीएससी की अगर बात करें तो बीपीएससी अपने अधिकांश क्वेश्चंस में इस बात की डिमांड रखती है कि विभिन्न उदाहरणों के साथ बिहार के विशेष संदर्भ में, तो बिहार का विशेष संदर्भ होना चाहिए और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट करते रहना है आपको। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं। अगली एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वह है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह इमेजिनेशन, इमेज का यूज आप करें। इसको हम विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को आप ठीक है, एक इमेज बना करके एक विजुअल इफेक्ट में, जिसमें आप मैप, ग्राफ, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ठीक है, इस सारी चीज़ों का आप खूब यूज कीजिए। और एक क्वेश्चंस में आप मान के चलिए कम से कम 1-2 तो होना ही चाहिए। ठीक है,
1 2 होगा, तो इससे आप वर्ड्स भी कम लिखेंगे तो काम चल जाएगा, वैसे भी वो ज़्यादा स्पेस लेता है। ठीक है, पहले से आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो टाइम भी नहीं लगेगा चीज़ों को। हर एक टॉपिक्स में क्या हम बना सकते हैं, इस पर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी नेचर्स ऑफ द क्वेश्चंस क्या होता है, कितने टाइप्स का क्वेश्चंस होता है और किस टाइप्स के क्वेश्चंस में हम क्या डालें, कहाँ आप फ्लो चार्ट डालेंगे, कहाँ आप ग्राफ डालेंगे, कहाँ पर आपको क्या डालना है, वो सारी चीज़ें पहले से ही हम, कहाँ पर हमें मैप दिखाना है, लोकेशन को दिखाना है, तो 8-10 टाइप की चीज़ें वहाँ पर बनती है। कहाँ पर हमें एक पिरामिड दिखाना है, ठीक है, कहाँ हमें स्टेप्स को दिखाना है, कहाँ हमें एक इंटर लिंकिंग वाली चीज़ों को दिखाना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं, मतलब उस बेसिस पर आप पहले से ही किसी टॉपिक्स में जो पॉसिबिलिटी है वह पहले से सोच के रहना है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में 3 घंटे में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, कुछ नई चीज़ें आप बहुत जल्दी इमेज कर पावे। ठीक है, तो यह चीज़ें हो गई। कुल मिलाकर के आपका यह साइंटिफिक वाली चीज़ों में 3 चीज़ें, फिर आर वाली चीज़ें और ए आर वाली चीज़ें, कुल मिलाकर के आपका ASRI मेथड बनता है। ठीक है, इस SRI मेथड से चीज़ों को आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग जब आंसर आप लोग लिखेंगे तो वहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन को आंसर लिखते वक्त में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर आपका होगा, भटकाव नहीं होगा, टू द पॉइंट होगा। ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आप अच्छे एग्जाम्पल्स आप कोट करेंगे, एक अपने अनुभव की चीज़ों को डालेंगे, ओरिजिनलिटी होगी, उसमें विजुअलाइजेशन होगा, तो बहुत ही अच्छा आंसर होगा। और यही चीज़ें हैं जो आपको 5-6 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिला सकता है। ठीक है, मान लीजिए जहाँ कहीं आपका, अगर BPSC की अगर बात मैं करूँ तो वहाँ पर 38 मार्क्स है, 38 मार्क्स में, ठीक है, जहाँ हो सकता है आपको 20 मार्क्स आता हो, 20, 21, 22, तो वहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब 25 आएगा, 26 आएगा, यानी हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 8 क्वेश्चन होता है और 4 मार्क्स भी मान लें तो 8 चौक 32, 32 मार्क्स का अंतर आ जाएगा। 2 पेपर है तो 32 दूनी 64। ठीक है, तो 64 मार्क्स का अंतर आ जाएगा। फिर एक ऑप्शनल पेपर है, इन सारे मेथड को आप ऑप्शनल पेपर में भी आप अप्लाई करेंगे, सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं किसी पेपर में, तो वह काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 3 पेपर है तो वह 96 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हो जाता है, और यही है कि आपको बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचा देगा। मेंस इंटरव्यू में मार्क्स कम भी आएगा तो मेंस में इतना अच्छा मार्क्स आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भले हो सकता है बहुत ही अच्छा रैंक ना आ पे, लेकिन सिलेक्शन एटलीस्ट हो जाएगा, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत ही अच्छा रैंक भी आएगा। ठीक है, और प्रॉपर आपको पोस्ट भी मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो कुछ इस पर मैं एक डिटेल क्लास फिर अलग से लूँगा, अभी शॉर्ट टाइम होने के कारण मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है, और मेंस जब टेस्ट होगा तो टेस्ट सीरीज में इन सारी चीज़ों को हम अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें हम लोग इस पर कर लें कि रिपब्लिका BPSC 65th BPSC मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रही हैं, और यह 9 मई से 9 मई से स्टार्ट हो रहा है। जो पहला टेस्ट आपका होगा वह ट्रायल टेस्ट होगा। ठीक है, पहला आपका जो 9 मई को होगा वह होगा ट्रायल टेस्ट। ठीक,
ट्रायल टेस्ट में है कि वैसे तो 8 क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस लिखने को दिया जाएगा और एक क्वेश्चन हिस्ट्री से, एक क्वेश्चन पॉलिटी से, एक क्वेश्चन इकोनॉमी ज्योग्राफी से, एक क्वेश्चन साइंस से, इस टाइप से 4 क्वेश्चंस आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। बाकी सारे टेस्ट में फिर एज इट इज एग्जाम पैटर्न पर होगा। यह हर एक सैटरडे को होगा। 9 मई से स्टार्ट होगा, फिर 16 मई, फिर 23, फिर 30 मई, फिर 6 जून, फिर 13 जून, 20 जून, 27 जून, फिर 4 जुलाई और 9 जुलाई। डिटेल में मैं शेड्यूल भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। शेड्यूल के लिए आप लोग और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, चूँकि ट्रायल टेस्ट के लिए भी आप लोग को कुछ फॉर्मेलिटी करनी होगी, तो एक तो सबसे पहली बात रिपब्लिका IAS के ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के, और वहाँ ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। ये चूँकि ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है, ऑनलाइन पूरी की पूरी चीज़ें ऑनलाइन है। अब ऑफलाइन की बातें हम लोग इरिलेवेंट चीज़ें होती जा रही हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस व्हाट्सएप नंबर 7678599093, ठीक है, 7678599093 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिख करके और नाम के साथ 65 MT यानी मेंस टेस्ट है ना, 65 यानी 65 BPSC MT मेंस टेस्ट। यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आपका नाम है, अनिल नाम है मान लीजिए, ठीक है, तो अनिल लिख करके और अनिल के साथ आप 65 MT यानी मेंस टेस्ट लिख करके मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप आपको इस नंबर पर करना है, ठीक है। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और फिर आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी ढंग की आवश्यकता होगी तो आप मुझे कॉल भी कर लेंगे। तो ट्रायल टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए, जो 9 मई को स्टार्ट हो रहा है। फिर अगला टेस्ट आपका हिस्ट्री का होगा, इसमें फुल हिस्ट्री होगा। फिर 23 मई को फुल पॉलिटी का टेस्ट है, फिर 30 को इकोनॉमी ज्योग्राफी है, फिर 6 जून को साइंस टेक का है, फिर 13 जून को IR और करंट का होगा, और फिर उसके बाद 20 जून के बाद 20 से 27 जून, 4 जुलाई, फिर 9 जुलाई को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 और फिर पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। तो इस ढंग से टोटल 10 टेस्ट है, ठीक है, जो कि 9 जुलाई तक चलेगा, या हम लोग मान के चलें कि मिड जुलाई में आपका एग्जाम BPSC का हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली ही शेड्यूल बनाया गया है 10 टेस्ट का, और 10 टेस्ट के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि सर्टेनली आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और वह अल्टीमेटली मार्क्स में कन्वर्ट होगा। जो मैं मेथड जो बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, साथ ही प्रेजेंटेशन और जो चीज़ मैं बताया, इस सारी चीज़ों का हम लोग इस टेस्ट में अप्लाई करेंगे। और इसमें फिर जो भी क्वेश्चन टेस्ट का डिस्कशन होगा, आपको ऑनलाइन चीज़ें मिल जाएगी, ऐप पर ही, रिपब्लिका के ऐप पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप उसके रजिस्टर्ड मेंबर हो चुके होंगे, ठीक है। पहला टेस्ट ट्रायल है, यहाँ पर कोई फ़ी नहीं होगा, लेकिन आगे आपको एक मिनिमम फ़ी भी रखा जाएगा कुछ न कुछ, तो वह पे करना होगा और आप जुड़िए, सर्टेनली फ़ायदा होगा। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, सर्टेनली फ़ायदा होगा। सर्टेनली 50 मार्क्स का तो फ़ायदा पहुंचना ही पहुंचना है मेंस के लेवल पर, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, और आप लोग जानते हैं कि रिपब्लिका अपने टेस्ट सीरीज के लिए जानी जाती है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पहले भी सिलेक्शन पा चुके हैं, कोई पुणे, कोई बेंगलोर, कोई कहीं बैठ करके, ठीक है। तो आप भी फ़ायदा उठाइए, इस सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही आपको टेस्ट डिस्कशन दिया जाएगा। आप जब ऑफलाइन भी मिलना चाहें तो मैं अवेलेबल रहूँगा। 2 सेंटर पटना
और दिल्ली में, तो ऑफलाइन भी हम लोग मिलेंगे। फिर कॉपी का आपका इवोल्यूशन होगा, जांच होगा। आप व्हाट्सएप पर ही ये मेल पर अपने क्वेश्चंस आंसर को लिख करके और आप कैम स्कैन से इसे आपको भेजना है। फिर कॉपी आपकी चेक होगी, उसका मूल्यांकन होगा, फिर उसमें रिमार्क्स वगैरह मिलेगा। फिर पर्सनली आपको 1-to-1 भी डिस्कशन होगा। फिर ग्रुप में भी इसके मॉडल आंसर पर डिस्कशन होगा। फिर मॉडल आंसर से आप लोग मैच कराएंगे कि आपका आंसर कहाँ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक टोटलिटी में पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़िए। इसका सर्टेनली जो लोग 65वीं मेंस देने का मौका मिल रहा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अब एक बातें बिल्कुल पक्की मान के चलिए कि बिना टेस्ट सीरीज का अब संभव नहीं है सिलेक्शन पाना। अगर आप बिना टेस्ट सीरीज का जाते हैं तो पॉसिबिलिटी केवल 10% रह जाती है। और टेस्ट के साथ, अच्छी प्रैक्टिस के साथ, अच्छी रिहर्सल के साथ आप चीज़ों को करते हैं तो 90% आपकी पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन होने का। बिना इसरो और नासा अगर बिना रिहर्सल की, बिना प्रैक्टिस का अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना शुरू कर देता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह सफल होगा या असफल होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अगर आप 10 टेस्ट आप दे लेते हैं तो समझिए कि वहाँ पर 11वां मेंस का एक्सपीरियंस आपके साथ होगा। 10 एग्जाम्स का, 10 टेस्ट का एक्सपीरियंस आपके साथ होगा। आपके लिए वह 11वां मेंस की तरह होगा। इसीलिए जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो पुराने हैं, नए के लिए तो जरूरी है, जो पुराने हैं छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, नज़दीक आकर के वह दूर हो जाते हैं अपने लक्ष्य से। और नॉलेज होता है बट कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के लेवल पर, कहीं ना कहीं एक सिचुएशन की कंडीशन भी आ जाती है। आपको लगता है कि हम बहुत ही कुछ जानते हैं, बातें सही है आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं मिसिंग है और आपको पता नहीं चल रहा होता है। वह पता किसी अपने सीनियर फ्रेंड से, एक टीचर से, एक बेटर गाइडलाइन के साथ ही हमें एहसास होता है कि बीपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसके पास एक मॉडल आंसर होता है, उस मॉडल आंसर से कहीं ना कहीं वो टैली कराता है। और अगर उसे मैच नहीं करता है, मिसमैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी मार्क्स नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चंस में वही है, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, 20-22 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। और इससे क्या होगा कि आप हर एक क्वेश्चंस में 3 मार्क्स 4 मार्क्स आप दूर होते जाते हैं। 8 क्वेश्चन टोटल लिखना होता है तो 3 मार्क्स भी होता है, 8 3 24, 24 मार्क्स आप हर एक पेपर में आप अलग हो गए। 2 पेपर है तो आप 50 मार्क्स दूर आप हो गए। तो इस ढंग से छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज बेहद जरूरी है। जुड़िए और रिपब्लिका आपको वादा करती है, आपको सर्टेनली बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमारे बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके भी आप वीडियो को देखिए। राहुल वगैरह जो बेंगलोर से जो HAL में इंजीनियर, उनका आप देखिए, वो सब लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी वीडियो को आप लोग देखिए, उनके अनुभवों को आप समझिए और आप भी फायदा उठाइए। जो हमसे ले सकते हैं लीजिए और सिलेक्शन पाइए और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप लोग एक अधिकारी के रूप में आप अच्छा काम कीजिए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो एक बार फिर से कहूँगा, इस रिपब्लिका IAS के ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहाँ ये व्हाट्सअप नंबर 7678599093 व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अपना नाम और 65th MT लिख करके, यानी मेंस टेस्ट लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। इससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर पहला 9 मई को है, ट्रायल टेस्ट जरूर दीजिए। कोई इसमें ये नहीं है, फ्री होगा ये ट्रायल टेस्ट। और उसके बाद इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर आगे के टेस्ट से भी आप जरूर जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय, टेक केयर।